अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू लर्निंग जोन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस लेक्चर जो हैं वो आपको इजीली मिल सके। आज हम साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि इमोशंस को मेजर किया जा सकता है किसके थ्रू? इंडिकेटर ऑफ इमोशंस के ज़रिए। अब हर इंसान के जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो इमोशनल स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। अब मेजर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो अक्स होते हैं इमोशंस के दौरान वो हम देख लेते हैं। पहले कौन सी है? रिस्पायरेटरी चेंजेस। रिस्पायरेटरी चेंजेस यानी तनफ्फुस का चेंज, सांस में चेंज। ड्यूरिंग इमोशंस के दौरान सबसे पहले हमारा सांस फूलना स्टार्ट होता है। यानी अगर आप खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी आपका सांस फूलना स्टार्ट कर देता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो भी आपका सांस फूलना स्टार्ट कर देता है या स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास है प्यूपल मैट्रिक्स। डार्विन जो है वो फर्स्ट पर्सन है जिसने आइडेंटिफाई किया कि प्यूपल जो है वो भी इमोशंस के दौरान अहम किरदार अदा करता है। कि प्यूपल जो होता है आँख का वो रिस्पॉन्सिव होता है इमोशंस के दौरान। ये क्या होता है? प्यूपल ये सिकुड़ना शुरू कर देता है या फैलना शुरू कर देता है इमोशंस के दौरान। आगे चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि इमोशंस के दौरान जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है और ब्लड प्रेशर भी जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आगे हमारे पास है ग्लैंडुलर रिस्पॉन्स, यानी लिवर जो है वो भी तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देता है इमोशंस के दौरान। लिवर जो है वो ग्लूकोज की अमाउंट जो सिक्रीट करता है उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हमें कोई ज़ख्म वगैरह लगता है तो जल्दी से ब्लड के क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? लीवर जो है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोज की अमाउंट को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। आगे हम देख लेते हैं कि स्टमक और इंटेस्टाइन जो है वो भी वेरी रिस्पॉन्सिव वो होता है इमोशनल स्टेट में। उसके बाद ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट जो हमारा स्टमक है वो सिकुड़ना या फैलना स्टार्ट कर देता है, यानी या वो सिकुड़ जाता है या वो फैल जाता है। इसी वजह से जब हमें कोई टेंशन होती है तो या हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है या हमारी भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हमें बिल्कुल भूख लगती ही नहीं है या हमें बहुत ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। न्यूरल रिएक्शंस क्या होते हैं? न्यूरल रिएक्शंस यानी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट रेट का बढ़ना, ये क्या होते हैं? न्यूरल रिएक्शंस होते हैं। ऑटोनोमिक इसका जो पार्ट है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसमें अहम किरदार अदा करता है। ये क्या करता है कि हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और हमें बताता है कि इस सिचुएशन में आपने कैसे कंट्रोल करना है या इस सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है। आगे गिल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स है। इसमें क्या होता है कि जो इमोशंस के दौरान हमारी स्किन टू टाइप्स का रिएक्शन देती है। कौन से? रैपिड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैटिव एनर्जी और द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ स्किन चेंजेस। ये जो चेंजेस होती हैं वो मेजर किए जा सकती हैं किसके थ्रू? गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स के ज़रिए, जिसको कहते हैं साइको गैल्वानिक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आप ने याद कर लेनी है, ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इमोशनल इंटेंसिटी एंड स्टेट ऑफ अरोजल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो अवेयर होती है इमोशनल स्टेट से। यानी अगर आप गुस्से में हैं, आप एक्साइटेड हैं या आप डरे हुए हैं, इन तमाम सिचुएशन में जो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वो सेम होती है। क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है, फेस जो है वो हमारा ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तमाम इंसानों में, तमाम ह्यूमन बींग्स में फिजियोलॉजिकल कंडीशन सेम होती है। ऐसे नहीं होता कि एक बंदे की हार्ट बीट तेज़ हो रही है तो किसी के साथ कोई और इशू बन रहा है, ऐसा नहीं होता। सबकी जो होती है वो सिचुएशन वो सेम होती है। आगे हमारे पास जो कुछ और बॉडीली चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग इमोशंस, वो कौन सी है? मसल में टेंशन होती है, वीकनेस फील होती है और ड्राइनेस फील होती है। थेरीज ऑफ इमोशंस, साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया और इसके बारे में बहुत सारी थेरीज को पेश किया। मेन जो हमारे पास थेरी हैं वो कौन सी हैं? जेम्स लैंग थेरी ऑफ इमोशंस, नॉन ब्रेड थेरी ऑफ इमोशंस और सिंगल थेरी ऑफ इमोशंस। आगे हमारे पास अदर इम्पोर्टेंट थेरी है
इसमें कौन कौन सी है, कॉन्गेटिव अप्रेजल थ्योरी, कॉन्गेटिव थ्योरी, ऑप्टेंट प्रोसेस थ्योरी और एक्टिवेशन थ्योरी। जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस, ये क्या कहता है इमोशंस के बारे में कि जो इमोशंस होते हैं जब वो ज़ाहिर होते हैं, अक्स होते हैं, तो बॉडी जो है वो हमारे रिएक्शन स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सैड हैं तो आप क्या करेंगे, रोना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एंग्री हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। अगर आप अफेयर्ड हैं तो आप डरना और कांपना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। आगे हमारे पास कौन क्रिटिसिज्म जो है वो अगेंस्ट था जेम्स लैंग मॉडल के। वो क्या कहता था कि जो इमोशंस हैं वो इमीडिएटली ज़ाहिर हो जाते हैं, यानी वो वेट नहीं करते रिस्पॉन्स का कि पहले हम रिस्पॉन्स दें उसके बाद हम ज़ाहिर हों। यानी अगर आप गुस्से में हैं तो आपको फ़ौरन गुस्सा आ जाएगा, आप वेट नहीं करते कि पहले कोई अमल हो तो उसके बाद हम जो है वो गुस्सा करें। आपको गुस्सा आ जाए तो बस आ जाता है, फिर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्रिटिसिज्म था ये जेम्स लैंग मॉडल का। आगे हमारे पास है कैनन ब्रैड थ्योरी ऑफ इमोशंस। इसने 1920 में ये थ्योरी डेवलप की थी। ये क्या कहता है कि इमोशनल स्टेट होती है और फिजियोलॉजी, इमोशनल स्टेट और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन वो नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसका सीक्वेंस क्या था, जो थैलेमस है वो एक्टिवेटेड होता है और थैलेमस जो है वो मैसेज को सेंड करता है टू साइड से। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो थ्योरी को प्रोड्यूस करता है और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, आगे जो मेजर ड्रॉबैक है इस थ्योरी का वो क्या है कि इसने रिसर्च की थी कि जो हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल एक्सपीरियंस का, लेकिन जो थैलेमस है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कॉन्गेटिव लेबलिंग थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशंस। कॉन्गेटिव लेबलिंग थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशंस भी कहा जाता है। ये 1962 में डेवलप हुई थी। इसके मुताबिक जो फिजियोलॉजिकल अरोजल होते हैं, कॉन्गेटिव अप्रेजल, वो पहले सिचुएशन को फील करती हैं, उसके बाद जो है वो अपना रद्द अमल जाहिर करती हैं। आगे कॉन्गेटिव अप्रेजल थ्योरी, रिचर्ड लेजर, इसने अपने कुलीग के साथ 1968 में थ्योरी को डेवलप किया था। इसके मुताबिक जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं या इमोशनल चेंजेस होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं, यानी इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ नहीं होती। जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इमोशनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस अक्स होंगी। ठीक है, रिचर्ड लेजर की टू बेसिक अप्रेजल थी। कौन कौन सी, प्राइमरी अप्रेजल, इसमें क्या होता है कि आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते, आपको समझ ही नहीं आती कि बेसिकली सिचुएशन क्या हो क्या रहा है। सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है, इसमें आप सिचुएशन को समझ लेते हैं। री अप्रेजल इसमें होता है कि सिचुएशन कुछ और होती है, आप उसके मीनिंग कुछ और ले लेते हैं, आप उसको कुछ और जज कर लेते हैं, सिचुएशन कुछ और होती है। कॉन्गेटिव थ्योरी ये 1966 में डेवलप हुई थी। इसको सिक्वेंशियल मॉडल भी कहा जा सकता है, कहते हैं। इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व हैं वो क्या है, प्रिसेप्शन है, अप्रेजल है, डिटरमाइनिंग इमोशंस है और एक्सप्रेसिंग इमोशन है। प्रिसेप्शन में क्या होता है कि सिचुएशन को देखते हैं कि बेसिकली सिचुएशन क्या है। डिटरमाइनिंग इमोशंस, इसमें इमोशंस को डिटरमाइन किया जाता है। एक्सप्रेसिंग इमोशन, इसमें इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है, अपना रद्द अमल जाहिर किया जाता है। आगे ऑप्टेंट प्रोसेस थ्योरी, सोलमैन एंड कॉर्बेट, इन्होंने 1974 में इसको थ्योरी को डेवलप किया था। इसके मुताबिक जो इमोशंस होते हैं उनकी टू अपोजिट साइड होती हैं। ठीक है, यानी अगर टू साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड होती हैं, यानी अगर आप गुस्से में हैं तो थोड़ी देर तक आपको गुस्सा रहेगा, फिर साथ आपको कोई काम डाउन कर रहा है, आपको बोल रहा है कि हौसला करें, आपको तसल्ली दे रहा है, तो आपके साथ जो है वो और इमोशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। यानी गुस्सा भी आपको आता रहेगा लेकिन साथ में आप थोड़ा पुरसुकून भी होते रहेंगे, तो ये जो है वो अदर इमोशन स्टार्ट होते रहेंगे। स्टेट ए, यानी अगर स्टेट बी इमोशन की आ भी जाती है तो जो स्टेट ए है, बेस लाइन है, वो बनी रहती है, यानी आपका गुस्सा वहीं पे रहता है लेकिन साथ में जो और इमोशंस है वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे एक्टिवेशन थ्योरी है, 1958 और 1957 में डेवलप हुई थी। इसके मुताबिक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि जब हम इमोशनल होते हैं या हमारी फीलिंग्स आ रही होती हैं तो उसके दौरान जो हमारा
ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ये बिलीव किया जाता है कि जो रेटिकुलर पार्ट है ब्रेन का वो प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम में, ठीक है। जब रेटिकुलर पार्ट जो है वो रेस्ट करता है, आराम करता है, तो उसके बाद तो फिर क्या होता है, जो इमोशनल स्टेट है वो भी क्लेम हो जाती है, रिलैक्स फील करती है। आगे थ्योरी ऑफ इमोशन, अल्बर्ट एलिस, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसके मुताबिक जो इमोशंस हैं वो सिर्फ मतलब उसकी एक वजह नहीं होती, सिंगल काज नहीं होती, वो ओरिजिनेट होता है 3 डिफरेंट वेज पे। फर्स्ट क्या है, सेंसरी मोटर इन्वॉल्व ब्रेन एंड मसल, जो सेंसरी मोटर है वो इन्वॉल्व होती है ब्रेन और मसल्स में। सेकंड क्या है, बायोकेमिकल स्टिमुलेशन फंक्शंस टू मेडिटेट प्रोसेस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंड सबकॉर्टिकल रीजन। थर्ड जो है कॉग्निटिव एंड थिंकिंग प्रोसेस, यानी आप बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 28। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीयू लर्निंग जोन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।